हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ सेल। इससे पहले हम लोग देखे थे माइक्रोस्कोप के बारे में, कैसे माइक्रोस्कोप के हेल्प से एक सेल को देखा जाता है, फिर सेल के साइज एंड सेल का टाइप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब सारा इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख चुके थे। आज देखेंगे सेल के अंदर का स्ट्रक्चर, फिर उसमें जो भी चीज पाया जाता है उसके बारे में डिटेल स्टडी एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग को जैसे पता है कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, बताइए। ये डिफिनेशन आप लोग को पता है, सेल के बारे में बता दिए थे। सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अगर हम मेनली बात करें सेल के अंदर, तो सेल के अंदर होती है, सबसे पहले आप लोग को भी पता होगा, बताइए कुछ कुछ बातें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या? सेल मेम्ब्रेन। इसे और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद बताइए क्या होता है सेल के अंदर? सेल वॉल होती है, आप लोग को पता होगी, सेल वॉल होती है। इसके बाद क्या होती है? न्यूक्लियस होती है। उसके बाद न्यूक्लियस के बाद बताइए आप लोग क्या होती है? साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स। इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करना है, मतलब डिटेल से पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होती है, और सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है। तो हमारा जो अब यहाँ पे हेडिंग पड़ेगा, क्या पड़ेगा? एन ओवरव्यू ऑफ ए सेल। मतलब एक सेल को हम देखेंगे, ज्यादा डिटेल्स में 9th में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है सारी बातों को कवर करेंगे एक सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए कोई एक हम सेल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेल बना लिया। आप लोग को पता होगा जैसा कि सेल के अंदर में इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मैंने न्यूक्लियस भी बना दिया। और ये एक जो है, मैं टिपिकल प्लांट सेल बना रहा हूँ, मतलब एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक सेल में नहीं बोल रहा हूँ, एक कॉमन सेल। तो इसमें सेल वाल को भी हम लोग दिखाएंगे। आप लोग को पता होगी कि प्लांट सेल में सेल वाल होती है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है, बट यहाँ पे हम लोग सेल वाल को बनाएंगे। जो सेल का सबसे आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग लेयर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। सेल वाल के अंदर जो सेकेंड लेयर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, बताइए आप लोग? ये क्या है? न्यूक्लियस है। जिस तरह से एक एटम का जो सेंटर पार्ट होता है क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। उसी तरह यहाँ पे भी सेल का जो एक सेंटर पार्ट होता है, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बताइए आप लोग? न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि आप लोग को पता है डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये क्या है? गोल्जी बॉडी है। पढ़ना है, सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ आपको यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वैक्यूल्स भी देखने को मिल सकता है, वैक्यूल्स भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस से सटा हुआ कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के हालांकि ये न्यूक्लियस के चारों ओर ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ईआर शॉर्टकट में बोल देते हैं, ईआर। इसका क्या नाम होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेनली ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और सेल के अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो ऐसा कुछ जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखिए यहाँ कंपोनेंट ऑफ सेल में मैंने जो भी चीज लिखा, क्या सारे चीज में आ गया? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए आ गया। उसके बाद सेल वॉल भी आ गया। उसके बाद न्यूक्लियस भी आ गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म भी आ गया, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर जो ये स्मॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं।
इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है, सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो जिसे मैंने इसमें लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ये सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है ना। तो सेल ऑर्गेनेल्स सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनेल से ही, कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है। यहाँ पे डिटेल्स में इसके सभी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट शुरू में जान लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है। बच्चे को यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होती है कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। चलिए इस बात को आप लोग नोट करें। देखिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। सेल ऑर्गेनेल्स जो है, सेल के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह समझिए, जिस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, मसल्स, बोन, सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, किडनी का क्या काम है, फिल्टर करना। तो डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट काम है। उसी तरह सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है उसका डिफरेंट काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, एनर्जी बनाना। न्यूक्लियस से क्या काम होता है, पूरे सेल को कंट्रोल करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना, फैट बनाना। वैक्यूल्स का क्या काम होता है, स्टोरेज का काम होता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स को यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं। ए सेल ऑर्गेनेल्स ए स्मॉल स्ट्रक्चर within a cell that perform a specific function similar to organ in the body। जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सभी ऑर्गन का काम अलग है, उसी तरह सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है उसका अलग काम है, एक स्पेसिफिक फंक्शन उसका बटा हुआ है। तो चलिए इस बात को नोट करें, डायग्राम बनाए जरूर, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब किस आधार पे। अगर सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन पाया जाता है तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, या दो मेम्ब्रेन पाया जाता है, या नहीं पाया जाता है, तो इस आधार पे सेल ऑर्गेनेल्स को तीन भाग में बांटा गया है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए पहला क्या होता है, अगर सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। अगर सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। अगर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता उसे बोलते हैं मेम्ब्रेनलेस। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनलेस बोलते हैं। अब सर एग्जांपल बताइए। सब देखिए बोलना क्या चाह रहा है, सिंगल मेम्ब्रेन, कोई सेल ऑर्गेनेल्स है, अगर उसके ऊपर एक सिंगल लेयर इस टाइप से बना हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कोई एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर दो लेयर पाया जाता है, देखिए एक दो मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन ये हो गया, दूसरा मेम्ब्रेन इस टाइप से इसके ऊपर इस टाइप से हो गया, इसे बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और कोई एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही पाया नहीं जा रहा है, मतलब इस टाइप से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के अपने आप में वो रह रहा है, जेली लाइक, या कोई इसका एक पार्टिकुलर शेप एंड साइज होगा, मतलब इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो सर एग्जांपल बताइए। चलिए इसका एग्जांपल सबसे देखिए, पहले देखिए इसका एग्जांपल आपको है वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल्स है। उसके बाद लाइसोजोम्स, लाइसोजोम्स हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम हो गया। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। उसके बाद दूसरा देखिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, इसमें आता है मेनली न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। और एक स्ट्रक्चर है प्लास्टिड, प्लास्टिड, ये भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती है। और सर इसका एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल है राइबोसोम्स। आपने नाम सुना है राइबोसोम्स का,
राइबोसोम्स। और दूसरा एग्जांपल इसका है सेंट्रोसोम्स। क्या मैंने बोला? सेंट्रोसोम्स। जानेंगे आगे इसके बारे में जब हम न्यूक्लियस में पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, तो इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए इंपोर्टेंट क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स क्या क्या होती है, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद देखिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स क्या क्या होती है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स होती है। उसके बाद मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी होती है, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स होती है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करें। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। देखे इसमें क्या क्या देखे, सेल वॉल देखे, सेल मेम्ब्रेन देखे, न्यूक्लियस और क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने अभी डिटेल में चर्चा नहीं किया, बस बताया सेल ऑर्गेनेल्स होती क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट ऑफ सेल में देखते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में देखेंगे, जो अगर किसी सेल में सेल वॉल पाया जाता है तो किस चीज का बना होता है, मतलब उसे कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडिंग सेल वॉल एंड इट्स कंपोजिशन। इट्स कंपोजिशन। देखिए कोई एक सेल है, जो सेल का ये मेम्ब्रेन है, फर्स्ट मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो इसके बाद आउटर कवरिंग लेयर है बाहर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये सभी सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ ही सेल में प्रेजेंट होता है। किस टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है इस बात को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, इसके नेचर के बारे में समझते हैं, आखिर इसका काम क्या होता है। सेल वॉल जो है ये रिजिड होती है, हार्ड होती है। कैसा होता है, रिजिड एंड हार्ड होती है। और ये परमेबल भी होता है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस सेल के अंदर आ जा सके। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने सुना होगा, ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है, मतलब सेल के अंदर सभी कुछ को नहीं जाने देता है। बट सेल वॉल जो है ये सेल के अंदर सभी चीज को आने देता है, बोलता है सभी कोई आ जाओ। उसके बाद एक लेयर और है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि वो डिसाइड करेगा किसको अब सेल के अंदर जाना है या नहीं जाना है। तो जो सेल वॉल होता है ये परमेबल होता है सभी कुछ के लिए। तो इसमें हम बोल सकते हैं ये परमेबल होता है, परमेबल होता है, और ये नॉन लिविंग होती है। एक सेल का सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग में काउंट होता है। उसके बाद जितनी भी सारे चीज है, सारे चीज लिविंग में काउंट होता है। सेल वॉल नॉन लिविंग में इसीलिए काउंट होता है क्योंकि उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये कैसा है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। रिजिड होती है, मतलब हार्ड होती है। ये कैसी होती है, रिजिड, रिजिड होती है, ठीक है, हार्ड होती है। प्लांट प्लांट को जब हम टच करते हैं उसका स्टेम वगैरह सबको, तो कितना हार्ड स्ट्रक्चर होता है। जो उसका हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो उसको फिजिकल डैमेज से बचाता है, विंड के टाइम जब तेज हवा चलती है या फिर बरसात होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इन सभी चीजों से प्लांट को, उसके पास तो पैर है नहीं भागने के लिए। हम लोग के पास क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं कोई भी अनवांटेड चीज, सांप देख लिए, कीड़ा मकोड़ा, इवन छिपकली देख लिए, उसे देख के जोर से भाग जाते हैं कि वो कुछ कर न ले। बट प्लांट के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके सेल वाल को ही, मतलब सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है उसी को इतना स्ट्रांग बना दिया है जो कि उसको फिजिकल डैमेज होने से बचाएगा। तो इसीलिए उसे रिजिड होना पड़ा और नॉन लिविंग भी होना पड़ा। अगर लिविंग होता ये तो तुरंत फिजिकल डैमेज हो जाता, मर जाता, सेल ही मर जाता, फिर प्लांट मर जाता। इसीलिए नेचर इसे नॉन लिविंग बनाया और रिजिड बनाया। ये आउटर मोस्ट लेयर बनाता है, क्या करता है ये, फॉर्म आउटर मोस्ट, फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए सेल, ठीक है। और ये शेप भी देता है सेल को, क्या चीज, शेप, प्रोवाइड शेप ऑफ ए
सेल, एक सेल को शेप देने में भी काम करता है ये, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू ए सेल, मतलब एक सेल को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। अब देखते हैं कि सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट नहीं होता है। तो बताइए कहां का प्रेजेंट होता है सेल वॉल? प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। किस चीज का बना रहता है ये बताइए? सेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या होती है? ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बट आप लोग अभी इतना ही याद रखें, सेलुलोज क्या है? एक टाइप का ये कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद बैक्टीरिया में पाया जाता है, हाँ बैक्टीरिया में किस चीज का बना रहता है? पेप्टिडोग्लाइकेंस का, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना रहता है, ठीक है ना। उसके बाद फंजाई में, फंजाई में बताइए किसका बना रहता है? काइटिन का, काइटिन का बना रहता है, ठीक है ना। उसके बाद एनिमल में किसका बना रहता है? एनिमल में होता ही नहीं सेल वॉल, एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। उसके बाद बताइए वायरस में किसका बना होता है? वायरस में भी सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसको नोट करें, तब हम सेल वॉल का फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ सेल वॉल। किसी सेल वॉल की क्या फंक्शन होती है? देखिए क्या लिखा है, हेलो प्लांट टू विदस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक विंड एंड रेन। जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, जैसे हवा चलना, तेज हवा चलना, आंधी तूफान आना या रेन, उसमें जो है प्लांट को जो है स्टेबल रखता है ये, मतलब उसमें उसको मरने नहीं देता है, जिंदा रखता है। कौन हेल्प करता है? ये सेल का सेल वॉल। उसके बाद देखिए मेंटेन देयर शेप, उसे शेप को मेंटेन रखता है, जैसा कि मैंने बता चुका है। स्टे अपराइट परमेबिलिटी ऑफ ए सेल वॉल हेल्प रूट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिशन। देखिए छोड़िए, उसको हम समझा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। सेल वॉल जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, जो कि एक सेल को, प्लांट को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। सभी चीज को, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, मैंने क्या शुरू में ही बताया था, जो सेल की, सेल वॉल की परमेबिलिटी होती है वो सभी चीज के लिए होती है। सभी चीज को वो सेल के अंदर आने देगा, फिर डिसाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन कौन सेल के अंदर जाए, मतलब साइटोप्लाज्म में जाए। तो जो एब्जॉर्प्शन का काम किया, परमेबिलिटी, मतलब सभी कुछ को अंदर आने दिया, किसको किसको? न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, कहां से? सॉइल से, रूट के थ्रू। तो सेल वॉल इसमें भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे सेल वॉल में अगर कोई आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, जिसका नाम होगा क्या? मतलब कंपोनेंट ऑफ सेल, या सेल ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू।